Hello students, welcome to all of you on the platform of Humanity Hub. This is me, Jitika Jha, Humanity Faculty. क्लास 12th के लिए हमारे YouTube चैनल पर एक सार्थक बैच स्टार्ट किया गया था। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, जिसमें इंग्लिश और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑन गोइंग है। इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक इंग्लिश में अगर हम फ्लैमिंगो बुक की बात करें तो फ्लैमिंगो बुक में से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 की क्लासेस अभी तक हो चुकी है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे या आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक में से चैप्टर 5, जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो मतलब बेसिकली होता है नील, वो नील जो आप सभी और हम सभी कपड़े में यूज करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इस चैप्टर की स्टोरी इंडिगो पर बेस्ड है? क्या इस चैप्टर में सिर्फ इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है? क्या है स्टोरी? नहीं है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के नाम की। तो ये चैप्टर है इंडिगो विच इज फ्रॉम बुक फ्लैमिंगो। ठीक है, ये आपको पता ही होगा नाम से। अब स्टोरी क्या है इसमें? द चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर, इसे अंडरलाइन कर लेना क्योंकि राइटर जो है हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। द चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर नैरेट एन इम्पॉर्टेंट एपिसोड फ्रॉम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट विद सत्याग्रह इन चंपारण बिहार 1917। ये जो चैप्टर है या ये जो स्टोरी है जिसके ऑथर या जिसके नरेटर है लुइस फिशर, इसमें उन्होंने बताया गया है कि ये इंडिगो की जो स्टोरी है या जो इंडिगो की कहानी है, इंडिगो का जो स्ट्रगल है, वो सिर्फ इंडिगो तक ही रिलेटेड नहीं है, वो महात्मा गांधी द्वारा किए गए इंडिया में पहले प्रयोग के बारे में भी है। ठीक है, इससे पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किए थे, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के ऊपर उन्होंने आंदोलन किए थे, लेकिन अभी तक उनकी इंडिया में एंट्री नहीं हुई थी। इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की एंट्री नहीं थी। लेकिन ये सत्याग्रह वाला जो मूवमेंट था, ये जो सत्याग्रह वाला मोमेंट है, इसके वजह से महात्मा गांधी की फर्स्ट टाइम एंट्री होती है इसमें। ठीक है, महात्मा गांधी की फर्स्ट टाइम एंट्री होती है। अब देखो, इससे पहले ना महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के ऊपर सत्याग्रह का प्रयोग, सत्याग्रह की जो नीति थी वो उन्होंने फॉलो करी थी, उसको उन्होंने अपनाया था, उसमें उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन अभी तक उस सत्याग्रह की नीति को, उस सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने इंडिया में फॉलो नहीं किया था। अब देखो 1857 में 1857 का रिवॉल्ट होता है, उसके बाद से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चालू हो जाता है। ठीक है, और ये टाइम कौन सा है? सन 1917। अब इस टाइम तक आते आते देश में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन महात्मा गांधी की एंट्री नहीं होती है। इससे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां पर वो सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया में उनकी एंट्री होती है। फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, सत्याग्रह के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी होता है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, और ये सक्सेसफुल भी होता है। अब ये स्टोरी क्या थी, ये स्ट्रगल क्या था, क्यों इसकी स्टोरी महात्मा गांधी से रिलेटेड है, क्या ये इंडिगो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से, स्वतंत्रता की लड़ाई से जुड़ा हुआ है? तो देखो, द स्टोरी बिगिन विथ राजकुमार शुक्ला, अ पुअर एंड डिटरमाइंड पीजेंट from Champaran, Bihar, who persistently requested Gandhi to come to Bihar and help the indigo sharecropper. अब ये स्टोरी जो है ना, ये स्टोरी सिर्फ गांधी या इंडिगो के बारे में नहीं है। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण, इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो है राजकुमार शुक्ला। ठीक है, इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है या कह लो मेन कैरेक्टर है, वो 3 है। एक तो गांधी, महात्मा गांधी, ये एक कैरेक्टर है, राजकुमार शुक्ला दूसरा कैरेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बना, जो कनेक्शन बना, वो इंडिगो की वजह से। तो इन तीनों को आप इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पे जान सकते हैं। अब होता क्या है, जब महात्मा गांधी 1916 में इंडिया फर्स्ट टाइम आते हैं, तो ये बात राजकुमार शुक्ला को पता चलती है। अब देखो, जब गांधी इंडिया नहीं आए थे, उससे पहले साउथ अफ्रीका में गांधी जो है, जब इंडिया नहीं आए थे उससे पहले साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और ये बात इंडिया में सबको पता चल गई थी कि इंडिया का कोई लॉयर है,
जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जब गांधी ने साउथ अफ्रीका में वहाँ के लोगों के लिए आंदोलन किया था, सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी थी, तो ये बात धीरे धीरे इंडिया में फैल गई कि इंडिया का कोई लॉयर है जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उस टाइम तक वो महात्मा नहीं बने थे, ठीक है, महात्मा का टाइटल उनको इंडिया में मिला था। तो इंडिया में ये बात फैल गई कि इंडिया का कोई लॉयर है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने साउथ अफ्रीका में वहाँ के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है, सत्याग्रह की कोई नीति है उसको फॉलो करके वहाँ के लोगों को न्याय दिलवाया। ये उनकी ख्याति फैल चुकी थी, वो इंडिया में फेमस हो चुके थे। अब जब वो इंडिया में आते हैं, वो इतने बड़े व्यक्ति हो चुके थे, लेकिन जब वो इंडिया में आते हैं तो ये बात पता चलती है किसको, राजकुमार शुक्ला को, ये बात उनको पता चलती है। तो राजकुमार शुक्ला ने सोचा कि अगर भारत का कोई व्यक्ति बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के विदेश में जाके वहां के लोगों को न्याय दिला सकता है, तो वो हमारे देश के लिए काम क्यों नहीं कर सकता। तो जैसे ही इनको ये बात पता चलती है तो वो उस टाइम कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तो उस टाइम वो जाती हैं कांग्रेस के ऑफिस, ठीक है। उस टाइम महात्मा गांधी कांग्रेस के ऑफिस में थे। ये बात राजकुमार शुक्ला को पता चलती है कि वो आए हुए हैं, तो वो सोचते हैं कि अब हमारे साथ हो रहे जो अन्याय है, अब कौन सा अन्याय ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उन्होंने ये सोचा कि जो ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ, इससे हमें केवल एक ही व्यक्ति आज़ादी दिला सकता है, न्याय दिला सकता है, जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो वो उनसे मिलने के लिए कांग्रेस के ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ उनसे मिलते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे वो किसी मीटिंग में बिजी थे। उसके बाद उनके ऑफिस के बाहर वेट करता है, और जब गांधी से वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो गांधी को अपनी स्टोरी बताते हैं, ठीक है। स्टोरी क्या थी? द पीजेंट वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय लैंडलॉर्ड। अब देखो, ये जिस टाइम की बात हो रही है ना, उस टाइम इंडिया में टर्म चल रहा था फ्यूडलिज्म, ठीक है, यानी कि सामंतवाद। अब ये क्या है, ये तो बेसिकली हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें जो जितने भी लैंडलॉर्ड या कह लो जितने भी जमीन के मालिक होते थे ना, बड़े बड़े जमींदार, ठीक है, बड़े बड़े जमींदार होते थे, बेसिकली वो छोटे किसानों का शोषण करते थे। तो उस टाइम क्या सिस्टम था इंडिया में कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड टू ग्रो, the peasant were forced by British landlord to grow 15% indigo of their land and sell it to the price fixed by landlord। अब देखो, जितने भी किसान थे ना, छोटे किसान थे, अब उस टाइम जितने भी बड़े जमींदार थे, तो जमींदार ने क्या किया था, जमींदार अपनी जमीनों पर खुद तो खेती करता नहीं था, वो या तो अपनी जमीन किराए पर दे देता था, ठीक है, वो या अपनी जमीन किराए पर दे देता था या किसानों को लगाता था। तो उसने अपनी जितनी जमीन मान लो किराए पर दे रखी है, अगर इतनी जमीन उसने किराए पर दे रखी है, ठीक है, अब कोई किसान है, उसने ये जमीन ले रखी है 10,000 किराए पे, फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने ये जमीन किराए पे ले रखी है। अब चाहे उसकी उपज हो, चाहे उसका क्रॉप प्रोडक्शन हो, चाहे उसका प्रोडक्शन हो या ना हो, उसको ये रेंट हर हाल में पे करना था। एक तो ज्यादा रेंट होना, एक तो किसानों की कमर यहाँ टूट रही थी कि ज्यादा जमीनों की कीमत ज्यादा थी, किराया ज्यादा था, ठीक है। ऊपर से जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे ना, उन्होंने ये कहा था कि हमें मतलब नहीं है कि आप किस लैंडलॉर्ड से आपने जमीन किराए पे ले रखी है, वो कितना किराया ले रहे हैं, ये हमारा मैटर नहीं है। चाहे आप बड़े जमींदार हो, छोटे जमींदार हो, किसान हो, आप कोई भी हो, इट डजेंट टेक मैटर फॉर अस। हमारे लिए आपको अपनी जमीन के 15% हिस्से पर, ठीक है, यानी कि 1/4 हिस्से पर आपको इंडिगो उगाना होगा, ठीक है। अब देखो, इंडिगो एक ऐसी फसल थी ना, अब देखो इंडिगो आपने अगर जमीन के एक टुकड़े पर एक बार इंडिगो उगा ली, ठीक है, तो उसके बाद जमीन का वो हिस्सा ना खराब हो जाता है, उसके बाद आप उस हिस्से पर कोई दूसरी फसल आप नहीं उगा सकते, ठीक है, वो हिस्सा केवल उस फसल के लिए होता है, आप कोई और फसल नहीं उगा सकते। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने बोल दिया कि आप चाहे बड़े जमींदार हो, छोटे जमींदार हो, किराए पर जमीन ले रखिए, कुछ भी है, रीजन कुड बी XYZ, हमें मतलब नहीं है, आपको अपनी जमीन के इतने % हिस्से पर इंडिगो उगाना है और उसका जो रेट है या उसको जो है वो हमें सेल करना है।
अब जैसे तैसे करके अब इंडिया में, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश डोमिनेंस था, इंडियन फार्मर जो थे, इंडियन पीजेंट्स, वो कर भी रहे थे, ठीक है, वो उनको बेच रहे थे अंग्रेज अधिकारियों को, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन होता क्या है, व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप इन जर्मनी, अब सिंथेटिक इंडिगो यानी कि जो नकली इंडिगो है वो जर्मनी में डेवलप हो जाता है, तो द लैंडलॉर्ड रिलीज द फार्मर फ्रॉम द एग्रीमेंट बट डिमांडेड कंपेंसेशन। अब अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज अधिकारियों ने, देखो अब हम तुमसे ना इंडिगो नहीं खरीद सकते क्योंकि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो चुका है, अब हम वहां से खरीदेंगे। तो अब ये चीज इंडिया के किसानों के लिए दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो तो अपनी जमीन पे स्टार्टिंग से इंडिगो उगाते आ रहे थे, अब जमीन का वो हिस्सा इंडिगो उगाते उगाते इतना ज्यादा वो हो गया था, खराब हो गया था कि अब वो प्रोडक्टिव नहीं रहा, अब उसके ऊपर आप कोई भी फसल उगा ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हम अब क्या करेंगे। अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि भले हम तुमसे इंडिगो खरीदे या ना खरीदे, ठीक है, लेकिन किराया तुम्हें अभी भी देना होगा, रेंट तुम्हें अभी भी देना होगा। अब ये समस्या की बात है, अगर आप हमसे इंडिगो खरीद रहे हो, ठीक है, मान लो अगर आपने हमसे कोई सामान 10 रुपए का है, आपने कोई सामान आपने हमसे 10 रुपए में खरीदा, तब तो हम सामने वाले इंसान को हम उसमें से 7 रुपए किराया दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप हमसे खरीद ही नहीं रहे हो, आप हमसे बिजनेस भी नहीं कर रहे हो और आप हमसे रेंट मांग रहे हो, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। आप समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो कोई सामान जो है अंग्रेज अधिकारियों ने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, अब उस 10 रुपए में से हमारे पास तो 10 रुपए की इनकम हो गई, मान लो मुझे कोई सामान बनाने में 15 रुपए लगे, ठीक है, ये मेरी लागत है। अब उसमें से अंग्रेजों ने ये सामान मुझसे खरीद लिया, 15 में खरीदा या 20 में खरीदा, जितने में भी खरीदा, तो इसमें से ना मैं 15 रुपए, 10 रुपए या 12 रुपए मैं अपना निकाल सकती हूँ रेंट के तौर पे। मैंने कोई सामान बनाया 15 रुपए में, अंग्रेजों ने मुझसे 20 में, क्योंकि अब देखो उस टाइम शोषण चल रहा था, तो अंग्रेज कभी भी आपको बेनिफिट करवाते ही नहीं थे। अंग्रेजों ने वो सामान आपसे 15 की जगह 10 में खरीदा। अब आप कहोगे कि हमारी तो लागत ही 15 रुपए, तो उस टाइम अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था इस चीजों से, आपका फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस 10 में से 10 में ही खरीदेंगे। अब आपने कहा ठीक है भाई, जैसे तैसे करके कुछ तो आ रहा है, लेकिन अब आप इसमें से किराया तो अपना निकाल सकते हो ना, 5, 7, 8, 9, 6 आप अपना रेंट निकाल सकते हो। लेकिन जब आपका बिजनेस ही नहीं हो रहा है, आपने कोई सामान बनाया 15 रुपए में और अंग्रेजों ने आपसे वो ऐसे ही ले लिया बिना आपको कोई कीमत दिए हुए, ठीक है, और उसके बाद वो आपसे किराया भी मांगे, तो क्या आप दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो यही चीज हो रही थी इंडियन फार्मर के साथ, वो सामान बना भी रहे थे, वो नील की खेती कर भी रहे थे, ठीक है। अब अंग्रेजों ने कहा ना हमें तुमसे नील चाहिए, ना हमें तुमसे कोई बिजनेस करना, लेकिन रेंट हम तुमसे लेके रहेंगे। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। most peasants being illiterate and helpless। अब इस वजह से, इस शोषण से ज्यादातर जो किसान थे वो लाचार हो गए, क्योंकि उस टाइम इंडिया में लिटरेसी रेट तो एक तरीके से 0 थी, लिटरेसी रेट उस टाइम कुछ भी नहीं थी, ठीक है। कुछ चुनिंदा लोग ही थे जो पढ़ पा रहे थे, जैसे गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सारे व्यक्ति, ठीक है। तो ज्यादातर किसान अनपढ़ थे, हेल्पलेस हो गए थे, ठीक है, और उनमें से कुछ ऐसे थे जो जबरदस्ती ना चाहते हुए भी उसकी रकम दे रहे थे, रेंट दे रहे थे। लेकिन जब गांधी जी को जब ये सारी स्टोरी पता लगी राजकुमार शुक्ला के थ्रू, तो गांधी एग्री टू विजिट चंपारण टू स्टडी द इशू। तब गांधी इस बात को लेके एग्री हो गए कि अब मैं चंपारण जाऊंगा और जाके देखूंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। गांधी इस बात को लेके एग्री हो गए कि तुम्हारी समस्या तो वाकई में बहुत ज्यादा है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो चंपारण जाएंगे। चंपारण कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ के लास्ट में, यूपी के बगल, चंपारण यानी कि बिहार। तो गांधी ने डिसाइड किया कि अब वो चंपारण जाएंगे और प्रॉब्लम को देखेंगे कि आखिर एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। ऑन हिज अराइवल he met peasants, recorded their statement and understood the depth of their exploitation। एक्सप्लोटेशन मतलब होता है शोषण। जब वो चंपारण गए, किसानों से मिले, उन्होंने सारी प्रॉब्लम को ध्यान से एकदम डीपली स्टडी किया और उन्होंने ये जाना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, ठीक है।
रूट कॉज क्या है, क्यों एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इन सारी चीज़ों की उन्होंने स्टडी की। द ब्रिटिश ऑफिसर ट्राई टू थ्रेटन हिम एंड ऑर्डर हिम टू लीव। अब जब ये बात अंग्रेजों की पता चल गई, क्योंकि देखो उस टाइम गांधी जी की थोड़ी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में नस्ल भेद को खत्म किया था। अब ये बात अंग्रेजों को पता चल गई कि इस पीजेंट वाले मैटर में, इंडिगो वाले मैटर में किसकी एंट्री हो चुकी है, किसकी एंट्री हो चुकी है, गांधी की। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा कि अगर गांधी की एंट्री हो गई तो साउथ अफ्रीका की तरह कहीं वो इंडिया के लोगों को भी न्याय ना दिलाते थे, तो उन्होंने उनको धमकी देना शुरू कर दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे, ये करेंगे। बट गांधी रिफ्यूज, लेकिन गांधी ने मना कर दिया। ठीक है, दिस मार्क्ड हिज फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन इंडिया। सिविल डिसओबीडियंस मतलब होता है गवर्नमेंट के रूल को मानने से खुले तौर पर मना कर देना। ठीक है, गांधी ने मना कर दिया कि नहीं, अब मैं इंडिया से तो बाहर नहीं जाऊंगा, अगर मैं आया हूं तो इंडिया में मैं इंडिया के लोगों को, अपने देश के लोगों को जस्टिस दिलाकर ही बाहर जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा, आपको जो करना है वो कर लो। और ये फर्स्ट टाइम था जब गांधी ने इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस किया था, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स की बात नहीं मानती। When he was summoned to court, thousands of peasants gathered in support of him. The case was eventually dropped, showing the power of unity and non-violent resistance. अब जब गांधी को समन भेजा गया ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, ब्रिटिश कोर्ट के द्वारा कि आप आओ, तो जिस दिन उनकी डेट थी, गांधी के सपोर्ट में हजारों की संख्या में जितने भी पीजेंट थे वो वहां पे गए। और ये ऐसा केस था जिसने इंडिया में यूनिटी, एकता और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा को फर्स्ट टाइम इंडिया में प्रोड्यूस किया, दिखाया कि आप एकता से और आप अहिंसा से किस तरीके से बड़े अन्याय से आप छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, गांधी देन सेट अप एन इंक्वायरी कमेटी। उसके बाद हुआ क्या, गांधी वहां पे गए और लास्ट में उनकी एक अंग्रेजों के साथ होती है डील। ठीक है, गांधी then set up an inquiry committee where he represent the farmers. As a result, landlord were forced to refund 25% compensation money to the peasant. Though the amount was small, Gandhi considered it a moral victory. अब उनकी जो डील हुई और कह लो उन्होंने जो केस जीता, उसका रिजल्ट ये था, ये जो पूरा केस था उसका रिजल्ट ये था कि लैंडलॉर्ड वर फोर्स टू रिफंड। जितने भी जमींदार थे जिन्होंने शोषण किया था, जिन्होंने पैसे लिए थे, उन्होंने 25%, अभी तक जितना भी उन्होंने शोषण करके पैसा लिया था, तो दे वर फोर्स टू रिफंड। उन्हें 25% कंपेंसेशन सारे किसानों को देना पड़ा। हालांकि ये अमाउंट बहुत छोटा था, लेकिन इस अमाउंट को, इस छोटी सी जीत को, अब गांधी ने कहा कि कहाँ वो एकदम ही रिजिड हुए पड़े थे। जितने भी लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, और जितने भी फ्यूडल लैंडलॉर्ड थे या ब्रिटिश थे, कहाँ एक टाइम पर वो कुछ भी कॉम्पेंसेशन देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल भी कोई कॉम्पेंसेशन देने को तैयार नहीं थे, कोई रियायत देने को तैयार नहीं, कोई फैसिलिटी देने को तैयार नहीं, कोई रिफंड देने को तैयार नहीं। ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कोई उन्होंने रिफंड देने को राजी नहीं थे, कोई कंपेंसेशन नहीं, कोई जस्टिस नहीं। ऐसे कंडीशन में अगर वो 25% देने को भी तैयार हो जाते ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो गांधी ने कहा कि ये भले छोटी सी जीत है, लेकिन ये हमारे लिए एक मोरल विक्ट्री है। क्यों? क्योंकि द लैंडलॉर्ड हैड टू सरेंडर देयर प्रेस्टीज एंड एडमिट इनजस्टिस। ओवर टाइम द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वाज कंप्लीटली एबोलिश्ड। और इस केस के बाद से, छोटी सी जीत के बाद से, इंडिया में एक तरीके से शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से एबॉलिश हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो ये जो इस चैप्टर में बेसिकली यूनिटी, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस, इन सारी चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है। छोटे बच्चों की ना जो बुक्स होती है हिंदी के, इंग्लिश की, तो हर चैप्टर के लास्ट में ना एक मोरल होता है कि या नैतिकता, या इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें क्या समझ आता है। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो कि इसका मेन थीम क्या है, मेन सिग्निफिकेंस क्या है, मेन रोल क्या है, तो द चंपारण एपिसोड हाईलाइट द इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड सत्याग्रह इन फाइटिंग इनजस्टिस। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम यूनिटी, ठीक है, सच्चाई के जरिए, सत्याग्रह के जरिए, अहिंसा के जरिए हम अन्याय से छुटकारा पा सकते हैं।
क्योंकि आप देख लो ना इस चैप्टर में गांधी जी ने ना कोई आंदोलन करा ना कोई लड़ाई करी, ठीक है। आंदोलन किया भी तो वो अहिंसावादी आंदोलन था, राइट। वहां पे उन्होंने कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। जो उन्होंने बोला सच के साथ बोला। तो सच्चाई हो गई, अहिंसा हो गई, एकता हो गई, इन सारी चीजों से कैसे उन्होंने इनजस्टिस से जस्टिस को हासिल किया। एक तो हमें ये सीख मिलती है इस चैप्टर से, ठीक है। इट ब्रॉट गांधी क्लोजर टू इंडियन मासेस एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट एट ग्रास रूट लेवल। इस केस के बाद से गांधी की एंट्री कंप्लीटली इंडिया में हो जाती है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा आंदोलन और उसके बाद नमक सत्याग्रह, ऐसे गांधी के बहुत सारे मूवमेंट जो है इंडिया में इसके बाद एक करके स्टार्ट हो जाते हैं। और ज़्यादातर में गांधी को सफलता भी मिली, क्यों? क्योंकि इनका मेन ये था कि सत्य और अहिंसा, ये दो चीज के ऊपर वो चल रहे थे। ये इनका मतलब मेन आधार था, ठीक है। एक तो ये देखने को मिलता है। उसके बाद गांधी शो दैट रियल चेंज वाज नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो सोशल एंड मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। अब गांधी ये कहते हैं कि समाज में बदलाव जो है ना, बस इस बात से नहीं है कि आप गरीबों को पैसे देके उनको आप इकोनॉमिकली मजबूत कर दो। वो कहते हैं कि अगर आप गरीबों का भला करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना नहीं कि आप गरीबों को इकोनॉमिकली मजबूत कर दो, इतना ही काफी नहीं है। आप गरीबों को, जो सोसाइटी के, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, उनको आप मोरली भी, ठीक है, उनको आप मोरली भी और नैतिकता के तौर पर भी उनको आप अपलिफ्टमेंट करो, उनको आप अच्छी चीजें सिखाओ, उनको अच्छा मोरल वैल्यूज दो। द विक्ट्री दो स्मॉल इन नंबर बट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। अब देखो, इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, लेकिन उसमें गांधी का क्या रोल है इस बात से हम सभी परिचित हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी सी जीत थी, या ये जो जीत थी, इस जीत के बाद से असल मायने में इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू होता है। यही वो टर्निंग पॉइंट था। देखो, चंपारण एपिसोड जो है ना, चंपारण का जो केस है वो बेसिकली गांधी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गांधी टर्निंग पॉइंट, चंपारण एपिसोड जो है बेसिकली गांधी के लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम इसका प्रयोग किया था सत्याग्रह का, और फर्स्ट टाइम में ही उनको सफलता मिल गई थी, सक्सेसफुल भी हुए थे, और उनकी ख्याति जो है पूरे विश्व में फैल गई। एक टाइम ऐसा है कि अंग्रेज भी उनसे डर गए थे कि एक सिंपल से साधारण सा व्यक्ति किस तरीके से उसने बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी हिंसा के अपने लिए न्याय हासिल कर लिया। तो ये जो पॉइंट था चंपारण का, ये सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917, ये गांधी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इन कंक्लूजन, इंडिगो पोर्ट्रेज हाउ गांधी करेज, persistence and moral strength transformed the suffering of Champaran peasant into a moment of hope and empowerment, proving that even the oppressed and can win against injustice through unity and truth। ये वाला जो चैप्टर है, या इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो सारांश है, जो लास्ट स्टोरी है, वो हमें एक सीख ये भी देते हैं कि भले चाहे सोसाइटी का निचले से निचला तबका क्यों ना, चाहे छोटे से छोटी कैटेगरी के लोग क्यों ना, अगर उनके बीच में यूनिटी है तो वो ब्रिटिश पावर से भी, ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार से भी लड़ सकती है और जीत हासिल कर सकती है, न्याय हासिल कर सकती है। बस आपके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी बेसिकली चैप्टर 5 की स्टोरी, जिसका नाम था इंडिगो फ्लैमिंगो बुक से। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अभी तक चैप्टर 1, 2, 3, 4 और ये 5 भी हो चुका है, ठीक है। अभी तक चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 की क्लासेस हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आप आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस जितनी भी क्लासेस है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इनकी क्लासेस को आप देखो जाके, इनको आप अच्छे से समझो, ठीक है। और आज ये चैप्टर 5 की भी क्लासेस अपलोड कर दी गई है। अब मिलते हैं इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 के साथ, ठीक है। तब तक आप इन प्रीवियस चैप्टर का रिविजन करो। थैंक यू सो मच।